हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फ्रेश एंड अमेजिंग वीडियो। आज हमारे साथ हैं एसीपी सर, और ये एसीपी प्रद्युमन वाले एसीपी नहीं है जिनको आप सीआईडी में देखते हो, ये एक रियल लाइफ एसीपी है। तो आज एक रियल लाइफ एसीपी से आप लोगों को मैं मिलवाना भी चाहता हूँ, और मैं खुद भी बहुत मिलके मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो आज इनके बारे में प्रॉपरली एक एक चीज़ जानेंगे कि कैसे आपको स्टडीज़ में भी सर प्रॉपरली गाइड करेंगे आज की किस टाइप से, और अपने मेंटल प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। हर एक चीज़ बहुत मोटिवेटेड वीडियो होने वाला है, इसलिए स्टार्टिंग टू एंड कंप्लीट देखना, ताकि आपको एक एक चीज़ ना एक ऑफिशियल के थ्रू पता चल रही है तो इससे बड़ा और कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो इसलिए प्रॉपरली देखना ध्यान से, और हाँ, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, ठीक है। सो वेलकम सर। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा, कैसे थॉट्स आ रहे हैं सर आजकल आपके माइंड में? पॉजिटिव, नेगेटिव, या मेज्ड हो रखा माइंड? नहीं, इट्स नॉट मेज्ड, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। सो आप देख सकते हो सर का पहला ही आंसर ये है कि पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाइब्स यहाँ भी सर ने फैला दी हैं बहुत ज़्यादा। सर, इसी से रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपके पास रैपिडली अलग अलग टाइप के केसेस आ रहे हैं, राइट? जिस हिसाब से मैंने देखा, तो आप कैसे हैंडल करते हो एकदम से? जिस हिसाब से बोलते हैं ना बच्चे आजकल की, मेरा मूड स्विंग हो रहा है, मैं बच्चों को देखता हूँ और मेरा फ्रेंड पार्टी कर रहा है, कभी देखता हूँ कोई पढ़ रहा है, तो मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। बट आपके पास कोई चोरी का केस आ रहा है, कोई किसी का केस आ रहा है, तो हाउ यू हैंडल? एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। ओके। हालांकि कुछ केसेस लाइक सिमिलर केसेस, एक ही तरह के केसेस, तो हमारी कोशिश रहती है कि हर केस को उसी केस की जो बारीकियां हैं, राइट, उन्हीं के थ्रू ही सॉल्व किया जाए, या उन्हीं के थ्रू ही उन चीज़ों को देखा जाए। ओके। हर केस अपने आप में थोड़ा अलग तो होता ही है, ऑल्दो मोडस ऑपरेंडी सिमिलर हो सकती है। लाइक अगर चोरी किया है, पर जिसने चोरी की है उसका बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है। जो विक्टिम है उसका बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है। तो बस हमारी कोशिश, हमारा एम एक ही रहता है कि विक्टिम हमारा सेटिस्फाइड हो और उसको इंसाफ मिले, और जिसने भी कोई भी काम किया है, कोई भी गलत काम किया है, उसको प्रॉपर कानून के तहत ही सजा मिले। तो हर केस को हम उसी नजरिए से देखते हैं, ऐसा कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। इट्स लाइक कि नया केस है, कुछ भी है, तो उसे उसी तरीके से हम डील करते हैं। उसी तरीके से डील करते हैं। तो इस हिसाब से देखो, आपको इस चीज़ का भी आंसर मिला। तो सर, इस पे हम आगे और बात भी करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे आना चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग से इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हैं, जिस हिसाब से आप जिस पोस्ट पे हैं आज, या मतलब कैसे स्टूडेंट लाइफ कैसी रही? देखो, स्टूडेंट लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा, राइट। हाँ, मैथ्स मेरा बहुत अच्छा रहा है स्कूल लाइफ से ही, मुझे मैथ्स में मज़ा भी आता था। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स थे, बाकी सब्जेक्ट्स मेरे बहुत वीक थे, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री और स्पेशली सोशल स्टडीज़, वो मेरा बहुत ही वीक था। और यूपीएससी में तो पूरा सोशल स्टडीज़ ही आता है। यस सर। तो सोशल स्टडीज़ मैंने फर्स्ट टाइम ध्यान से तभी पढ़ा जब यूपीएससी की तैयारी में आए। ओके ओके। तो ऐसा कोई ब्रिलियंट वाली बात तो नहीं है, बट यस, मैथ ठीक था मेरा। मैथ्स आपका अच्छा था। मैथ अच्छा। बट सर, आपने ओवरकम कैसे किया कि हाँ, मेरे को अब यूपीएससी करनी है, तो अब मेरे को सोशल स्टडीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा? आपको उसकी वैल्यू पता चल चुकी थी, तो आपको कब वैल्यू पता चली? आफ्टर 12th या ड्यूरिंग ग्रेजुएशन? और मतलब कैसे आपने स्टार्ट किया कि अब मेरे को इस टाइप से करना है? एक्चुअली मुझे सोशल स्टडीज़ की वैल्यू पता नहीं लगी, मुझे को यूपीएससी की वैल्यू पता लग गई थी। ओके ओके ओके। तो वंस द गोल इज क्लियर, राइट, तो फिर रास्ता चाहे जो भी हो, अगर आप एक बार गोल डिसाइड कर लेते हो तो रास्ता तो हमेशा कठिन होगा ही। अगर जो लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं रास्ते में मज़ा आना चाहिए, तो देखो, रास्ते में मज़ा कभी नहीं आता है ना। रास्ते में मजा नहीं आता है, जो उसके बाद जो उसका रिजल्ट होता है उसमें मजा आता है। राइट। रास्ता तो हमेशा टफ होगा। कोई एथलीट होता है, कोई स्विमर होता है, तो वो दिन रात मेहनत करता है, उसमें मजा नहीं आता है। बट जब एक बार वो कुछ गोल्ड मेडल ले आता है, या फिर वो एक देश का नाम ऊंचा करता है, तो उसमें उसे मजा आता है। तो उसके लिए जो भी रास्ता हो वो चुनना चाहिए, और वही मैंने किया। मेरा एक गोल, जब मुझे एक सपना दिखा कि यार यूपीएससी होना चाहिए, मतलब आईएएस आईपीएस की तैयारी करने से एक अच्छा पोस्ट मिल जाता है, तो उसके बाद रास्ता जो भी हो उसकी तरफ मैंने नहीं देखा। जो भी उसका सिलेबस था, उसने कहा सोशल स्टडीज़, तो सोशल स्टडीज़ पढ़े। उन्होंने कहा कि आपको एप्टीट्यूड करना पड़ेगा, एप्टीट्यूड करें, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी, एंड एवरीथिंग जो भी उन्होंने कहा हम करते चले गए। कि बस एक बार मंजिल तक पहुंचना है, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल हो, कितना ही विपरीत हो, कितना ही कठिन हो। तो सर, आप कौन से बैच सिलेक्टेड हैं? मेरा सिलेक्शन 2 बार हुआ है। एक बार 2012 सिविल सर्विसेज क्वालिफाई था, उसमें मुझे रेलवे सर्विस अलॉट हुई थी, IRTS, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। फिर 2015 में दोबारा सिलेक्शन हुआ, उस टाइम मुझे अलॉट हुई है डानेप्स। राइट। तो सर, जो आपने अभी डेलिप्स का बताया, इसमें और आजकल बहुत बच्चे हैं जिनको पता नहीं होता, कंफ्यूज कर जाते हैं नॉर्मल आईपीएस और इन सब में। क्या डिफरेंस है सर इन सब में? आप प्लीज एक्सप्लेन करें। या श्योर, एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा सवाल है, कई लोग करते हैं। और जबकि जो होना चाहिए कि जब आदमी फॉर्म भरता है यूपीएससी का,
तो उस टाइम उसे हर सर्विस का पता होना चाहिए, जो हमको भी नहीं पता था, जिसकी वजह से हमने अपनी सर्विसेज वो भर दी जो हमारे दोस्त लोग भर रहे थे। राइट। अगर हमें सर्विसेज के बारे में पता होता तो मैंने दानिप सर्विस को काफ़ी ऊपर डाला होता अपने पिछले अटेम्प्ट में। सर्विसेज जैसे हम बात करें, अगर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की बात करें तो उसमें सिर्फ 4 सर्विस है, IAS, IPS, दानिक्स और दानिप्स। तो ये जो दानिप सर्विस है बेसिकली इट्स लाइक अ स्टेट सर्विस, जैसे स्टेट में यूपी पुलिस होती है या फिर इस तरह ये है दिल्ली सर्विस। इसमें इसकी फुल फॉर्म है दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विस। इसमें हमारी यूनियन टेरिटरीज आती हैं सारी, अंडमान निकोबार पोस्टिंग हो सकती है, लक्षद्वीप पोस्टिंग हो सकती है, चंडीगढ़ पोस्टिंग हो सकती है, दमन दीव दादरा नगर हवेली, इन सब जगह पोस्टिंग हो सकती है, और दिल्ली में तो है ही। तो बाकी सर्विसेज आर लाइक सेम IPS एंड दानिप, बट IPS का प्रमोशन थोड़ा फास्ट होता है, या वो ACP से DCP 3 या 4 साल में बन जाते हैं। दानिप्स को एक ही पोस्ट पर 8 से 10 साल लग जाते हैं ACP में, उसके बाद इट्स लाइक सेम। और फिर एक मोमेंट पर जाकर IPS में प्रमोशन होता है, देन आपको सीनियरिटी IPS बैच के साथ मिलती है। राइट। तो सर लाइक इस सर्विस के अंदर मेन चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है कि हाउ यू हैंडल मेंटल प्रेशर्स, क्योंकि सर आजकल के स्टूडेंट्स में मेंटल प्रेशर हैंडल करने की वो एक कैपेसिटी ख़त्म होती जा रही है डे बाय डे, और इसका जो रिजल्ट होता जा रहा है वो बनता जा रहा है स्टूडेंट सुसाइड। आजकल बहुत रैपिडली डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, कुछ लोग तो पेपर देने से पहले ही, अभी रिसेंटली भी केस हुआ, पेपर देने से पहले ही सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं बच्चे। तो अच्छा। आपके विजन में क्या ये सही है, और मतलब क्या चीज़ है आपके अकॉर्डिंग? सही तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी सुसाइड सही तो हो ही नहीं सकता। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मेंटल प्रेशर लेने के पीछे एक ही कारण होता है, या सुसाइड जैसे एक्शंस करने के पीछे एक ही कारण होता है कि आपके पास प्लान B नहीं होता है। राइट। एक अभी सीरीज भी आई थी बहुत अच्छी, कुछ UPSC की तैयारी के ऊपर ही थी, उसमें भी एक जिक्र था प्लान B का, और इस चीज़ को मैं बहुत पहले से मानता हूँ कि हमने बचपन में पढ़ा था, एक अपना कंप्यूटर में फ्लो चार्ट पढ़ते थे। yes. फ्लो चार्ट को हमने पढ़ा तो, लेकिन उसे लाइफ से कुछ नहीं सीखा। उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि आप जब शुरू में शुरू करते हैं एंड देन यस और नो का ऑप्शन आता है, 2 कॉलम क्रिएट हो जाते हैं, इफ यस देन ये, इफ नो देन ये, तो वो हमेशा अपनी लाइफ में होना चाहिए। वो बाई चांस बाई डिफॉल्ट वो मेरे माइंड में हमेशा से था कि अगर मेरा ये नहीं हुआ तो मैं इस तरफ जाऊंगा, फिर वहां पे वो नहीं हुआ तो फिर मैं और आगे ये सोचूंगा। तो वंस आपका फ्लो चार्ट अगर क्लियर है लाइफ का, चाहे वो अगले 5 साल का हो, 10 साल का, जरूरी नहीं पूरी लाइफ का, एक छोटे टेन्योर का भी हो, तो आप इस तरह के मेंटल प्रेशर से बच जाते हैं। राइट। क्योंकि आपको पता होता है अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो इससे भी अच्छा, फिर वो ऑप्शन है। पर अगर वो होगा ही नहीं, तब आपको लगता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तब आप कदम उठाने की तरफ जाते हैं। राइट। तो सर इसमें आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स की गाइडेंस में कमी है, या स्टूडेंट खुद ही सेल्फ कंफ्यूज हो रखा है, या एजुकेशन सिस्टम की कमी है? देखो, पेरेंट्स की गाइडेंस की कमी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पेरेंट्स जितना भी करते हैं अच्छा ही करते हैं बच्चों के लिए। उनको जितना पता होता है वो उतना ही कर पाएंगे। राइट। अब जो चीज़ उनको पता ही नहीं है उस बारे में वो किसी को गाइड भी नहीं कर पाएंगे। तो हालांकि वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं और आपको कई बार आज़ादी देते हैं, आप अपना जो मर्जी करिए जो आप करना चाहते हैं। यही होना बहुत बड़ी चीज़ है आज की डेट में। कई सारे बच्चों को तो ये भी मिलना बहुत किस्मत की बात समझते हैं कि नहीं मिल पा रहा है। तो पेरेंट्स का तो इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा गाइडेंस पार्ट पे फोकस करना चाहिए सिस्टम को भी, कि बचपन से ही, जैसे अब आपका ये चैनल मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग गाइड कर रहे हैं सब बच्चों को। ये चीज़ अगर बच्चों को सही टाइम पर मिल जाए तो एटलीस्ट अपने डिसीजन सही ले सकते हैं। हमें तो पता ही बहुत लेट लगा था इन सब चीज़ों के बारे में, वरना हो सकता है जो आज हैं वो 6 साल पहले भी हो सकते थे। तो खैर जब भी हुआ जो किस्मत में है, लेकिन इस तरह की गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। और आजकल जिस तरह के यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, आजकल तो इतना एक्सपोजर है कि अगर बच्चा चाहे तो खुद से नेट पर जाकर हर तरह की गाइडेंस ले सकता है। यस, राइट। सर जैसे आपने जब तैयारी की, आपने बोला एक मेरा 2012 में, यस 2012 में भी हुआ सिलेक्शन, तब के टाइम में और अभी के टाइम में बहुत एज फार एज बहुत डिफरेंस आ चुका है। ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री बहुत गाइडेंस है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, हर एक चीज़ है। उस टाइम बहुत कम थी, 0% मेरे सबसे ज़्यादा 0.1%। तो सर आपको क्या लगता है कि इतनी चीज़ें होने के बाद भी बच्चों का जो डाइवर्जन है वो कहीं और ही जा रहा है? ये तो डिपेंड करता है बच्चे टू बच्चे, वो तो उस टाइम भी इधर उधर जाता है, लेकिन यूट्यूब वगैरह आने से फ़ायदा भी तो बहुत हुआ है। आपको जो चीज़ें उस टाइम आप घूमते थे, मार्केट में जाते थे, बुक्स ढूंढते थे, या आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, वहाँ पर 1 घंटा पहले जाकर सीट्स ले रहे हैं, right. फिर दोस्तों से बातें कर रहे हैं कोचिंग के बाद, तो आपके वो 3-4 घंटे तो खराब होते ही है दिन में। अब तो आप ऑनलाइन बैठे हैं और एक लेक्चर को आप बार बार भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ऑनलाइन ये जो इट्स लाइक अ रेवोल्यूशन इन एजुकेशन इंडस्ट्री, कि जहाँ पर एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट।
आपको कुछ नहीं करना है, जो टॉपिक समझना है यूट्यूब पे डालना है, आपको उसका आंसर मिल जाएगा और जाके एग्जाम में लिखाना है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे आसान दौर यूपीएससी की तैयारी के लिए इससे पहले कभी आया है। इससे कभी आया पहले, राइट। तो सर आपका 2 बार सिलेक्शन हुआ, क्या फीलिंग थी सर आपके अंदर? मतलब आपको लग रहा था कि अब तो मैं कुछ भी मतलब कुछ भी किसी भी में क्लियर कर जाऊंगा, या मतलब आपको अभी भी लग रहा था कि हाँ आई हैव टू लर्न समथिंग न्यू? एक्चुअली सिविल सर्विसेज एक बड़ा ही ब्रॉड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी से पूछेंगे तो सब मेरी बात से रिलेट करेंगे कि अगर आप इसमें 4 साल भी तैयारी कर लोगे ना तो आपको लगेगा कि अभी कुछ बाकी है। तो आपको कभी भी ये सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि नाउ आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड। बस आपको हिम्मत रखनी है और थोड़ा सा किस्मत पे भरोसा, और अपनी मेहनत पे भरोसा, हार्ड वर्क, कि जो हमने पढ़ा है वो हम अच्छे से वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, और प्रैक्टिस। बाकी सब आप ऊपर वाले पे छोड़ दो, और अगर मेहनत करो और बाकी तो हो ही जाता है। सर आपको क्या लगता है, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, डिग्री और स्किल या डिग्री विद स्किल? आई थिंक डिग्री विद स्किल इज मोर बेनिफिशियल। देखिए स्किल तो आपको हेल्प करेगा ही हर जगह, कहीं भी आप किसी भी जॉब में हो, यूपीएससी में हो या फिर प्राइवेट जॉब में हो, स्किल हमेशा आपको एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जाने में हेल्प करेगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए, वहां तक आपको अपनी कैपेबिलिटी साबित करने के लिए आपको एक डिग्री चाहिए होगी। आप कहीं होटल मैनेजमेंट वगैरह में जाते हैं, वो ऐप से एमबीए कहते हैं कि एमबीए होना चाहिए, क्योंकि आपको एटलीस्ट उस प्लेटफॉर्म तक तो पहुंचना है। डिग्री आपको हेल्प करती है प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में। उसके बाद इट्स योर स्किल्स कि आप उस प्लेटफॉर्म का कितना यूटिलाइज करते हैं, कि अपने जो औहदा है, अपनी जो सक्सेस की सीढ़ी है, उसे आप कहाँ तक ले जाते हैं, वो आपकी स्किल पे डिपेंड करेगा। पर डिग्री इज द बेस। तो सर आपसे मैं अगर कोई एक ऐसी टिप लेना चाहूँ, जो सभी स्टूडेंट्स के हमेशा क्वेश्चन रहते हैं, हाउ टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम, ड्यूरिंग स्टडी, ड्यूरिंग एग्जाम, ड्यूरिंग इंटरव्यू कॉल, कभी इंटरव्यू कॉल आए उससे पहले आपने ये सब चीज़ें फेस की हैं। यस, सो हाउ टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम? आई थिंक जो मैंने पहले भी कहा था, फ्लो चार्ट। कि फ्लो चार्ट शुड बी डिजाइंड इन द माइंड और ऑन द पेपर। एक बार फ्लो चार्ट बन गया तो आप खुद फील करेंगे कि आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि आपको दुखी करने वाली चीज रहेगी ही नहीं। आपको पता है कोई नेगेटिव कुछ होने, आपको लग रहा होगा नेगेटिव होगा, तो कोई नहीं, दूसरी चीज है ना, इससे अच्छी चीज वेट कर रही है। आप नेगेटिव फील ही नहीं कर सकते। तो मेरा तो ये हमेशा से फंडा क्लियर था, फ्लो चार्ट वाज ऑलवेज देयर ऑन द माइंड। एंड सर जैसे मेन सबको ये लगता है कि लाइक अगर आपकी कोई प्रोफाइल देखे या किसी भी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल की प्रोफाइल देखे, तो हर एक स्टूडेंट के मन में आता है, वाह यार लाल बत्ती वाली गाड़ी, एक यूनिफॉर्म, है ना, इतने सारे बेनिफिट्स, मतलब आराम की जिंदगी, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो सर इज इट ट्रू? नहीं, ये बिल्कुल ट्रू नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है, प्राइवेट से ज़्यादा काम है। बहुत प्रेशर है। मतलब अगर आप पुलिस की बात करें, आप पुलिस की हेल्थ देखें, कई लोग पुलिस का मजाक उड़ाते हैं कि पुलिस वाले मोटे हो जाते हैं और पेट निकल आया, लेकिन अगर आप उनकी मेहनत को देखें, वो लोग सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक फिर काम ही काम कर रहे हैं। यकीन मानिए कि थानों में कई जगह ऐसा भी है कि पुलिस वाला अपने घर ही नहीं जाता 10-10, 15-15 दिन तक। और कोई भी खाने का शेड्यूल फिक्स नहीं है, एक्सरसाइज का शेड्यूल फिक्स नहीं है, कभी भी कॉल आ जाती है। हर डिपार्टमेंट में प्रेशर है। मैंने, मेरे आईएएस फ्रेंड्स भी हैं, डेनिक्स फ्रेंड्स भी हैं, रेवेन्यू सर्विस में भी हैं, तो काम बहुत ज़्यादा है आज की डेट में। तो जो वो एक धारणा थी, जो हम लोग भी सोचते थे कि सरकारी आदमी में काम ज़्यादा करता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी आदमी बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है जी। तो ये चीज़ आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गई होगी कि भाई सरकारी जो लोग होते हैं वो बैठ के सिर्फ नहीं कर रहे हर एक चीज़ की, कैबिन में बैठे हैं। सर अगर अभी कैबिन में बैठे हैं तो अब भी नहीं पता कि आफ्टर 5 मिनट्स की सर को किस केस के रिगार्डिंग जाना पड़ जाए एकदम से। तो ये चीज़ अपने माइंड से मिथ निकाल दो कि हम तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद ऐश की ज़िंदगी है, तो ये चीज़ नहीं है। अगर सर एज अ एसीपी मैं पूछना चाहूँ, क्या पर्क्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से? ये पर्क्स सारे, उस अगर सिंपल बात करें तो सारे पर्क्स वो हैं जो आपको सर्विस में हेल्प करते हैं। ओके। लाइक जैसे सरकार की तरफ से गाड़ी मिली हुई है, कहीं भी ना हो तो एकदम से पहुंच जाएं हम। एक हमें अच्छा सरकारी क्वार्टर मिलता है सबको, तो वो आपके रहन सहन का भी ध्यान रखती है सरकार। और स्कूल का भी, स्कूल ट्यूशन फीस भी ईयरली रीइंबर्स होती है। तो बेसिक पर्क्स, जो भी चीज़ें आपको अपना फंक्शनिंग को अच्छा करने के लिए जरूरी है, वो सारी चीज़ें आपको इस सर्विस में मिलती हैं। एंड सर अभी आपसे एक और क्वेश्चन मैं करना चाह रहा था कि सर आपकी पोस्टिंग होती है डिफरेंट जगह पे, तो आप किस टाइप से, लाइक आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं
आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि सर उनका बिहेवियर कैसा है, उनको मतलब किस टाइप से मेरे को परमिशन लेनी है, कि आपको परमिशन के लिए अलॉटमेंट चाहिए होता है, ठीक है, ये किस चीज़ के लिए आप ऑब्जर्वेशन पावर, जैसे आप एक नई जगह पर आ गए, न्यू एरा है, हर एक चीज़ है, हर एक ऑफिसर नया है यहाँ पर, तो सर किस टाइप से ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पावर एक स्टूडेंट को भी अपनी बेस्ट रखनी पड़ती है, तो सर ऑब्जर्वेशन पावर किस टाइप से आप मतलब क्या यूज़ करते हैं उसके लिए, सेंस ऑफ ह्यूमर, प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्या सर? देखिए, तो सबके अंदर अपना अपना होता है, नेचुरल है। yes. ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आई कैन डू इट आर्टिफिशियली, राइट, कि मैं आज से सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करूंगा या फिर आज से मैं ऑब्जर्व करना शुरू करूंगा। राइट, ये चीज़ नेचुरल होती है, इट्स अ ह्यूमन नेचर कि वो जहां भी जाएगा वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, कोई जगह भी, आप कभी मानना आप 6 महीने वहां रह लो, आपको वो जगह ही कंफर्टेबल लगने लगेगी। राइट, लाइक मेरी भी पोस्टिंग हुई है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो काफ़ी अच्छी जगह थी। मैं वहाँ पे इतना ज़्यादा अडेप्ट हो गया था कि मुझे मजा आने लगा था। वहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स, नया एक्सपीरियंस, नए नए लोगों की सोच, एकदम डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ल्ड मुझे वहाँ मिला। और इससे अंडमान जाने से पहले मैं, जब पुलिस से पहले मैं रेलवेज में था, तो वहाँ मैं बनारस में ही पोस्टिंग रही है मेरी। फिर बनारस अच्छा लगने लगा था। तो अगेन तो मैंने तो यही समझा ह्यूमन साइकोलॉजी को लेकर कि जहाँ आप रहते हो आपको वो जगह अच्छी लगने लगती है, वहाँ के लोग अच्छे लगते हैं ऑटोमेटिकली। इज द ऑटोमेटिक प्रोसेस, आपको कुछ अलग से नहीं करना है कि मैं आज से ऑब्जर्व करूंगा या नथिंग, इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। वी आर बोर्न टू डू दिस। सो सर, कभी ऐसा हुआ है कि यार इस जगह को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इमोशनल होते हैं? हमेशा जब भी कोई जगह छूटती है बहुत इमोशनल मूवमेंट होता है। चाहे वो बनारस हो, चाहे वो लखनऊ हो, या मेरा होम टाउन हो, क्योंकि हम लोग जो है वो चेंज से थोड़ा घबराते हैं। ह्यूमन नेचर है। हालांकि एक बार वहां पहुंच जाएगा तो उसके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, बट वी आर थोड़ा प्रोन टू स्टैटिक, है ना। हम चेंज से थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं। तो जब भी किसी चीज को छोड़ते हैं तो एक छोटा सा डर होता है कि वहां पर कैसी दुनिया होगी, क्या होगा। पर बाद में सब ठीक हो जाता है। तो सर, जैसे आप किसी भी नई जगह जाते हो, हर एक चीज़, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट रहता है, डर रहता है, या क्या रहता है कि मेरे को कुछ नया सीखने को मिलता है, या डर रहता है कि यार किस टाइप का होगा, यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? कभी ऐसा आया है आपके माइंड? मिक्स फीलिंग्स होती है। मिक्स फीलिंग है, ऐसा कुछ नहीं कर पाने उतना सोचते नहीं है। वो तो ये है कि अगर वहाँ जाएंगे तो हो ही जाएगा, फिर तो हमें करना ही है ना। और इस सर्विस में आए हैं तो इस प्रॉमिस के साथ आए हैं कि सरकार जहाँ भी भेजे, जहाँ भी सर्विस की जरूरत हो। एक्चुअली हम लोग काफ़ी ब्लेस्ड है कि एक्चुअली एटलीस्ट हमें सर्विस का मौका तो मिल रहा है। तो उसमें भी अगर हम अपनी चॉइस रखने लगे कि हमें तो यहीं जाना है, तो फिर तो ये इनजस्टिस होगा। राइट है। तो सर, आपको नहीं लगता कि जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये अपने माइंड से निकाल देना चाहिए कि यार मैं फेल हो जाऊंगा कि पास हो जाऊंगा, अपना बेस्ट, जैसे आपने बोला कि मेरे माइंड में तो ये रहता ही नहीं है कि मेरे को करना ही है वो चीज़, मैं प्रैक्टिस करूंगा, आगे करूंगा, उस समझ ही जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स को भी अपने माइंड से हटा देनी चाहिए ये चीज़ कि नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा या इस टाइप। देखो, हटा देंगे तो बिल्कुल ही फ्री हो जाएंगे। राइट। फिर हो सकता है तैयारी भी ना कर पाए। राइट। थोड़ा डर तो बहुत जरूरी है। एक मैंने बहुत कहीं पढ़ा था कि टेंशन मेक्स अटेंशन। तो जब आप थोड़ी टेंशन में होते हो तो आप अटेंटिव भी होते हो। राइट। कि अब एग्जाम आ रहा है, पढ़ना ही है, पास होना है, वो जिज्ञासा तो चाहिए आपको। राइट। अगर कोई एथलीट ये सोच लेगा मुझे जीतना हारना नहीं है, बस भागना है, राइट, तो फिर तो वो उतनी मेहनत से प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। भागना है, जीतने के लिए भागना है। लेकिन अगर नहीं हो पाया बाई चांस, तो कुछ नहीं, फिर और चीजें हैं। हाँ, वो क्लियर होना चाहिए। हाँ, उसमें प्लान भी आपका हमेशा रेडी होना चाहिए। मतलब मेन चीज है कि अपना प्लान भी हमेशा रेडी रखो अपने पास, कि क्योंकि कभी भी आपके अंदर ये डिमोटिवेशन नहीं आने जाएगा। आपको पता रहेगा कि एक जगह से मैं हटा तो फटाफट मैं दूसरी स्किल को यूज करके प्लान बी पर अपना कैप्चर जमा सकता हूँ उसी टाइम। तो ये चीज़ आपको देखो सर के माउथ से भी सुनने को मिल चुकी है। मैंने भी हमेशा आपको ये चीज़ें समझाई हैं कि अपना प्लान भी रेडी रखो और अपनी स्किल्स उस हिसाब से डेवलप करते रहो। राइट। सो सर, फर्स्ट एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हाउ यू मैनेज योर पर्सनल लाइफ एंड ऑन ड्यूटी लाइफ। मतलब तो आपको लगता है कि कभी कभी कि आप इधर की केस की टेंशन कभी कभी घर ले जाते हो, या उस हिसाब से थोड़ा आपको लगता है, या आप डिफरेंट हो अलग अलग? इतना मैंने डिफरेंशिएट किया हुआ है। ओके। मैं प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बिल्कुल एकदम सेपरेट रखता हूँ। ओके। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं प्रोफेशनल लाइफ का जो अगर टेंशन कोई है तो उसे घर लेकर जा रहा हूँ, या घर पे कोई टेंशन है तो उसे यहाँ लेकर आ रहा हूँ। राइट। बोथ आर डिफरेंट। एक बार ऑफिस से आप निकल गए तो आप सारी टेंशन को ऑफिस छोड़ गए। राइट। अनटिल अनलेस कुछ नया, कुछ इस तरह टेंशन क्रिएट ना हो। यस। तो ये अप्रोच है जो मेरे हिसाब से होनी भी चाहिए। yes. हम सबको अपने इवन अपनी पढ़ाई को और अपने घर फैमिली लाइफ को अलग रखना चाहिए हमें। राइट। तो ये तो बेसिक चीज़ है। जैसे इस चीज़ में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास किसी भी चीज़ की फाइल आई, उसी टाइम आपको
प्रेजेंटली देखना है कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं इसके अंदर या किस टाइप से। आप डायरेक्टली उसमें सिग्नेचर नहीं कर सकते या डायरेक्ट, हाँ, यू हैव टू चेक ऑब्वियस। तो उसमें मतलब एक स्टूडेंट लाइफ में भी प्रेजेंस ऑफ माइंड की कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत ड्यूरिंग इंटरव्यू ऑल्सो सर। इंटरव्यू के टाइम पे भी अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होगा, आपके दिमाग में पुराना कुछ चल रहा होगा, ये चल रहा होगा, अभी मैं फेल हो जाऊंगा या रिजेक्ट हो जाऊंगा, तो क्या इस देखो इसमें मैं ये कहूँगा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी जो चीज़ें हैं, राइट, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज नथिंग बट प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी हर चीज़ वो स्मूथली हो जाती है। यस। और आपको देखने में ऐसा लगेगा कि इट्स अ प्रेजेंस ऑफ माइंड, बट एक्चुअली इट्स अ रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रैक्टिस। राइट। इसमें एक अगर मैं बाहर एग्जांपल दूं, थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ जाऊं, जब युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे स्टुअर्ट ब्रॉड पे, तो आपको क्या लगता है उसने सोचा कि बॉल आई अब मैं यहाँ मारता हूँ कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आया कि मैं इधर मारता हूँ? नो, इट्स अ प्रैक्टिस। उसका बैट अपने आप वहां घूमा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 6 की 6 बॉल पे अलग अलग जगह घूमा है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस करी हुई थी बहुत ज्यादा। सेम विद इंटरव्यू, मेरा बेस्ट इंटरव्यू गया जो मेरा 6th इंटरव्यू था, 4th इंटरव्यू इन द 6th अटेम्प्ट, जिसमें मेरा सिलेक्शन इस सर्विस में हुआ है। उसमें मेरा इंटरव्यू बेस्ट इसलिए गया था, मैंने इंटरव्यू की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। एक एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस, ये पूछेंगे तो उसकी 10 बार प्रैक्टिस, ये बताना है। तो अब इंटरव्यू जब सवाल पूछेंगे और मैं जवाब दूंगा तो ऑब्वियसली इट विल रिफ्लेक्ट इट्स अ प्रेजेंस ऑफ माइंड, बट अल्टीमेटली वो एक पीछे बैकग्राउंड में प्रैक्टिस थी, जो प्रैक्टिस किया हुआ था। तो सेम विद मेंस एग्जाम, सेम विद प्रीलिम्स, सेम विद एवरी अदर एग्जाम, चाहे वो कैट का हो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना इजी आपके लिए प्रोसेस होगा, और वो अल्टीमेटली वही आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कहलाएगा। राइट। एंड सर, जैसे आजकल बच्चों को ये लगता है कि 10 घंटे पढ़ने से हो जाएगा, इसने बोल दिया कि ये टॉपर है 18 घंटे पढ़ता है, मैं भी 18 घंटे पढूं। क्या ये सही है? किसी और को कॉपी करके क्या हम सफल बन सकते हैं? देखो, 18 घंटे आप पढ़ते हो पर वही 2 पेज पढ़ रहे हो 18 घंटे, तो अल्टीमेटली यूपीएससी ये तो नहीं पूछेगा कि आप कितने घंटे पढ़े थे, उनको तो आंसर चाहिए। उन्होंने आपके सामने एक सिलेबस दिया है, उसमें से क्वेश्चन है और उन्हें उनके आंसर चाहिए। क्वेश्चन ये कि आप कितना पार्ट कवर कर रहे हो और कितनी बार कवर कर रहे हो। अगर आप वही काम 2 घंटे में कर सकते हो तो इट्स गुड कि आप 2 घंटे में कर लो। कोई वही काम 18 घंटे में करता है तो 18 घंटे में कर ले, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल है सिलेबस कवर करना और उसके बेस पे प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की। ये हमारा अल्टीमेट गोल है। तो हमें टाइम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आज 18 घंटे पढ़ना, 16 घंटे। सर वही आप प्रेजेंस ऑफ माइंड पे बोल रहे थे कि प्रेजेंस ऑफ माइंड इज इम्पोर्टेंट, और आपने बोला कि गोल क्लियर होना चाहिए, हर एक चीज़ प्लान भी होना चाहिए। इतनी अच्छी आपने इस चीज़ में गाइडेंस की। तो सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए क्या करते हो? गाने सुनते हो, बुक्स रीड करते हो, या क्या करते हो? मतलब जैसे कभी आपका किसी केस के रिगार्डिंग कभी मूड ऑफ हो जाता है सर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उसको किस टाइप से हैंडल करते हो? क्या करते हो सर आप? फ्रेंड से बात कर लेते हैं थोड़ी देर, अच्छा, फ्रेंड से बात कर, वरना कोई बुक्स वगैरह, आजकल ई बुक्स का, आजकल ऑडियो बुक्स का ज़माना है। यस। आपका कई सारे FM ऐसे हैं जिसमें आपको ऑडियो बुक्स की फैसिलिटी देते हैं, तो कई बार रास्ते में जाते आते हम ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, तो उससे लाइफ के कुछ और फंडे क्लियर होते रहते हैं और आपको वो पॉजिटिव रहने में हेल्प भी करता है। यस, उससे रिफ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है, बिल्कुल, राइट, रिचार्ज हो जाता है। यस। सो सर अभी मैं आपसे ना कुछ जनरल क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो आम बच्चों के माइंड में रहती है कि क्या ACP सर भी ये करते होंगे, क्या एक ऑफिसर भी ये चीज़ें करता होगा, तो वो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन, या क्या काम रहता है बेसिकली उनका और किस लेवल पर काम रहता है ACP के? ACP के अंडर 3 पुलिस स्टेशन, 3 या 4 पुलिस स्टेशन आते हैं। कई जगह 2 भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन। तो ACP का मेन काम है कि जो थाने की वर्किंग है वो ठीक रहे, एरिया में पुलिस का डोमिनेशन रहे और अपना कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, कोई भी जितने कोई भी असामाजिक तत्व है या कोई भी तरह क्राइम हो रहा है, क्राइम प्रिवेंशन भी एक रोल है ACP का। उसके अलावा अगर कोई केस चल रहा है और उस पर किस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसको भी सुपरवाइज करना ACP का ही काम है। ओके। सो आपको, आपकी अपर अथॉरिटीज़ कौन सी होती है जिनको आपको रिपोर्ट करना होता है सर? ACP के ऊपर आता है DCP। ओके। उनके अंडर पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है, और एक डिस्ट्रिक्ट में 5 से 6 ACP भी होते हैं। उसके अलावा भी ACP हेडक्वार्टर्स होते हैं, ACP PG सेल, ACP क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो कुल मिला के कई जगह 5-6 और कई जगह 7-8 तक चला जाता है ACP। और फिर DCP के ऊपर बैठते हैं DIG रैंक जो होती है, एडिशनल CP बोलते हैं दिल्ली में। उनके ऊपर जॉइंट CP, फिर उसके ऊपर स्पेशल CP जो कि DG रैंक के होते हैं। और फिर सबसे ऊपर होते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस। सो सर IPS कहाँ पे आते हैं? IPS और डेनिप दोनों की शुरुआत ACP से ही होती है। ACP से होती है। IPS की पहली पोस्टिंग भी दिल्ली में ACP होती है और डेनिप्स की भी ACP ही होती है। IPS का जो उनकी जो ट्रेन है, इट्स लाइक एक्सप्रेस ट्रेन। वो 4 साल में DCP,
फिर डीसीपी रहते हैं कुछ टाइम तक, फिर 10-12 साल में वो डीआईजी हो जाते हैं, एडिशनल सीपी का, राइट। और फिर 16-17 साल में जॉइंट सीपी, जो अभी तक का ट्रेंड चल रहा है। डेनिप्स के अंदर उसी चीज़ को शुरुआती जो एक स्टेशन है वो 8-10 साल लग जाते हैं। सो सर, आपको ऐसा नहीं लगता, जैसे आपने बताया कि डेलिप्स का जो प्रमोशन होता है, एक यू आर लाइक अ पैसेंजर ट्रेन, यस, तो स्लो चल रही है ये जो आगे प्रमोशन है बहुत स्लो हो रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता यार कितना टाइम लगेगा, मेरे को आगे बढ़ना है, कभी ऐसा फील नहीं होता सर आपको? देखो, मैं इससे पहले इंडियन रेलवेज में था। यस, दैट वाज द पोस्ट इक्विवेलेंट टू आईपीएस। ओके, दैट वाज अ ग्रुप ए सर्विस, राइट। और वहाँ पर प्रमोशन बहुत फास्ट थे। वहाँ रहकर मुझे एक चीज़ समझ आई कि लाइफ में जो आप काम कर रहे हो, वर्क कंटेंट, जॉब कंटेंट, वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन की प्रमोशंस एंड ये सब चीज़ें साइड में चलती रहती हैं। मैं तो कहता हूँ, अगर आप दिल्ली पुलिस में या फिर कहीं भी, अगर आप एक कांस्टेबल भी और आप एक सेटिस्फाइड हो, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। कोई बात नहीं हो सकती। आप एक टॉप एक्लोन में हो लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, राइट, तो उससे अच्छा तो वो कांस्टेबल है जो सेटिस्फाइड है। राइट। तो उसी हिसाब से मेरा कि अगर जॉब कंटेंट में आपको मज़ा आ रहा है, अगर आप डेली लाइफ में अपने एंजॉय कर पा रहे हो और आप अपने काम को वैल्यू कर पा रहे हो कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो अच्छा है, तो फिर आपको प्रमोशन होना, इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही मेरी अप्रोच है, इसीलिए मैं डेनिप्स में आया, क्योंकि मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता था, बचपन से ड्रीम भी था मेरा। तो फाइनली हम यहाँ पर हैं और बस यही मेरे लिए काफ़ी है। सो सर, आप ये बताइए कि कांस्टेबल्स का सहयोग बहुत ज़्यादा महत्व रखता है उसमें, आपके इसमें? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि पूरी हमारी फंक्शनिंग कांस्टेबल के ऊपर डिपेंड है। राइट। वो हमारे हाथ हैं, वो हमारी आंखें हैं, राइट, वही हमारी नाक है जो बताते हैं कहाँ पर क्या चल रहा है। तो मेरे हिसाब से कांस्टेबल तो बेस है इस पूरे पुलिस सिस्टम का। राइट। और उन्हीं के, अगर वो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं तभी हम लोग अपना शांति से अपना काम कर सकते हैं। राइट। तो कांस्टेबल का तो बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ओके। जैसे आप दिल्ली सिटी में बैठे हैं सर, ठीक है, आप इधर के एसीपी हैं, तो दिल्ली पीपल, क्राइम, वायलेंस मीन्स हाउ इट इज़, कभी लाइफ लगता है कि माई लाइफ इज़ मैस हो गया बहुत ज़्यादा यार? देखो, ये लाइफ मैंने अपने आप चुनी है। यस। और क्राइम तो सभी जगह है जहाँ पर इंसान रहेगा, चाहे वो चाणक्य के टाइम से हो या और पहले से ही, क्राइम तो हमेशा चलता ही है ना, क्योंकि हर आदमी एक सा नहीं होता है, और बीइंग अ ह्यूमन हमारी एस्पिरेशंस भी अलग अलग होती हैं। तो कोई आदमी जल्दी से सब कुछ पा लेना चाहता है, कोई आदमी पेशेंस नहीं है। तो क्राइम तो हर जगह होगा ही, पर वो क्राइम है तो हम भी बैठे, पुलिस भी इसीलिए है। तो ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि क्राइम ज़्यादा है तो इट्स लाइक मेसी, इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ वर्क। तो ऐसा कभी कुछ फील नहीं हुआ ऐसा कुछ फील जब क्राइम हो रहा है तो ठीक है, अब हम मौजूद हैं, आगे कार्रवाई हमें करनी है। राइट। सो सर, जैसे आपके पास एक केस है, 2 केस है, 3 केस है, इट्स लाइक अ स्टूडेंट की लाइफ में पहला सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है, तीसरा सब्जेक्ट है। सो सर, उसको मतलब किस टाइप से मैनेज किया जाए? टाइम मैनेजमेंट इसमें कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है बहुत अच्छा? बिल्कुल प्ले करता है। जैसे इसमें एक बुक पढ़ी थी मैंने, उस बुक में एक टाइम मैनेजमेंट का तरीका लिखा था बहुत अच्छा, जिसको मैं कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं कई बार उसे अपने पेपर पे नोट डाउन करके भी लिखता हूँ। उसमें उन्होंने 4 कॉलम बनाए थे। पहला कॉलम था अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, दूसरा कॉलम था अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, तीसरा कॉलम था इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, चौथा कॉलम था नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। तो अगर वो चारों में आपने लिखा हुआ है अपना जो टास्क है, तो आप सबसे पहले अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट को निपटाओगे। तो उस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, आपको अपनी प्रायोरिटीज पता लग जाएंगी कि आपको क्या पहले करना है। सेम आप तैयारी में भी कर सकते हो। पता है कि अभी कोई नया सब्जेक्ट है, इसके क्वेश्चन ज्यादा है, दैट्स अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। या करंट अफेयर भी अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट में आ जाएंगे। प्लस जो चीजें आप कई बार कर चुके हो और आपको एक बार और रिवीजन करना है, वो आप कर सकते हो नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, कि ठीक है जब बाकी हो जाएगा तब इसको देख लेंगे। तो उस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। एंड सर, आजकल जो वीडियो कंजप्शन ज़्यादा हो गया है यूथ के लिए, कि इंस्टाग्राम पे रील्स देखना, वीडियोस देखना, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे बुक से दूर जाते जा रहे हैं, रीडिंग स्किल्स खत्म होती जा रही हैं बिल्कुल भी, जो चीज़ ज़रूरी है बच्चों के लिए? बिल्कुल दूर जा रहा है। पर देखो, मैं ये तो नहीं कहता कि ज़रूरी है, क्योंकि ये तो सोसाइटी जिस तरह से इवॉल्व कर रही है, उस टाइम की डिमांड थी कि बुक्स इज द ओनली मोड ऑफ एजुकेशन, तो रीडिंग जरूरी थी। आज की डिमांड मेरे हिसाब से है कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज, वो अगर किसी भी माध्यम से मिल रही है
तो ठीक है, उसमें मतलब जरूरी क्यों है कि हमें बुक्स पढ़ के नॉलेज लेनी है। yes, right. अगर वो नॉलेज हम इंस्टाग्राम पे कोई लाइक आप जैसे यूट्यूब चैनल है आपका, right. आप भी कई सारी नॉलेजेबल चीजें देते हो, अगर उनसे नॉलेज मिल रही है तो ठीक है। अल्टीमेट एम तो नॉलेज है ना। राइट। वही बात है, हमें गोल पे ध्यान देखना है, रास्ते पे नहीं। अगर कोई टीचर ऐसा मिल जाता है जो आपको अच्छे से पढ़ा देता है कोई चीज, राइट, तो मैं तो कहता हूँ बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। राइट, क्योंकि उसने आपको सब पढ़ा तो दिया है। राइट, अब क्यों जबरदस्ती बुक पढ़नी है। यस यस। तो बस एंड अचीव होना चाहिए, एंड रिजल्ट। सर एक जनरल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, आजकल हर एक यूथ इसमें पड़ा हुआ है, डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा, कॉलेज लाइफ हो चाहे स्कूल लाइफ, आजकल तो स्कूल के बच्चे भी स्कूल लाइफ, या चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो कोई एस्पिरेंट हो, गर्लफ्रेंड लव के चक्कर में पड़ जाना, ठीक है, कोई कोई तो डायरेक्टली शादी कर लेना, ठीक है, उसकी वजह से उसकी तैयारी पे अफेक्ट पड़ना कभी कभी, या पेरेंट्स से अनबन हो जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर। तो ये डिस्ट्रैक्शन क्या सही है? बट आपके उसमें मैंने बहुत बार सुना है कि आप अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हैं, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर प्लीज। देखो डिस्ट्रैक्शन तो होगा, लाइफ कोई स्ट्रेट लाइन नहीं चलती है कभी भी। यस। जबकि मैं हमेशा अपने दोस्तों को भी कहता था कि लाइफ इज लाइक अ साइन वेव। अगर किसी ने साइंस पढ़ी हो तो उसको पता होगा साइन वेव कैसे काम करती है। साइन वेव इज लाइक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो लाइफ भी ऐसे ही चलेगी। एक वक्त आपको लगेगा ठीक चल रहा है सब कुछ, कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद आपको लगेगा सब खराब हो रहा है, मैं कहीं और कुछ और कर लेता हूँ, कुछ नहीं हो रहा लाइफ में। फिर कुछ दिनों बाद फिर आपको लगेगा लाइफ ठीक चल रही है। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि लाइफ इज लाइक अ साइन वेव। अगर बुरा वक्त है तो अच्छा भी आएगा। अच्छा वक्त है तो हमें तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है कल बुरा भी लगे हमें। तो बस अगर हमें इस बात का क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन में रोक सकता है। मुझे भी कई बार लगता था कि यार नहीं हो पाएगा या फिर कुछ नहीं हो रहा है, पर फिर जब तैयारी वापस मोड में आती तो लगता था कि हाँ सब ठीक तो चल रहा है। तो मैं इस प्रोसेस को समझ गया था। उसके बाद से कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, कुछ भी, मैं उसे एक्सेप्ट करता है कि हाँ डिस्ट्रैक्शन है तो ये कुछ दिनों के लिए चला जाएगा। बस हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, फिर जिंदगी आसान। अपने ऊपर मतलब हावी नहीं होने देना उसको। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये लाइफ साइन वेव है। राइट। बुरा है तो अच्छा भी आएगा, अच्छा है तो बुरा भी आएगा। अच्छा सर, आपके पीछे पेरेंट्स का ज्यादा हाथ रहा है, वाइफ का ज्यादा, मतलब किसको आप मतलब वो मानते हैं कि मेरे को स्टार्टिंग से अभी तक मतलब बहुत सपोर्ट रहा है? पेरेंट्स का तो हाथ रहा ही है। हाँ जी। चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट करने में हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंट देने में हो मुझको। राइट। कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि तुम्हें यही करना है या कभी फोर्स करा है। तो जो भी मैंने कहा, कई बार गलत डिसीजन भी लिए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे चीज़ें। इंजीनियरिंग गया, वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। आपने इंजीनियरिंग की है? मैंने इंजीनियरिंग करी है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आज तक शायद कई लोगों को नहीं पता, रिवील नहीं किया मैंने। मैंने 2 बार इंजीनियरिंग करी है। 2 बार इंजीनियरिंग? हाँ। Oh my। मैं पहले एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था 2003 में, तो वो कॉलेज एफिलेटेड नहीं था। तब बच्चे होते थे, पता नहीं होता था कॉलेज की एफिलेशन होना जरूरी है क्या है। 2 साल कर चुका था तब न्यूज़ निकली कि इस तरह के कॉलेज को डीएफिलेट कर दिया गया है। तो वहाँ से मैं वापस आया घर कॉलेज छोड़कर, और मैंने दोबारा से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करी, और फिर दोबारा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मैंने एडमिशन लिया कॉलेज में। तो मैंने एक्चुअली 4 साल की इंजीनियरिंग 7 साल में करी है। 7 साल में? हाँ। सो सर आपने मैनेज कैसे किया? इतना ज्यादा टाइम आपका लाइफ का ऐसे ही चला गया? सर बताया ना, साइन वेव। राइट। अप्स एंड डाउन। राइट। तो उसमें भी पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है। उसमें भी कहीं भी ऐसा नहीं कि कभी कोई ताना दिया हो या फिर मुझे किसी से डिस्करेज किया हो। उसके बाद इतने खराब डिसीजन लेने के बाद मैंने जब यूपीएससी की तैयारी करी तो उसमें भी सपोर्ट करा है, फाइनेंशियली सपोर्ट करा है। तो बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा रोल है। राइट। सो सर जैसे काफी सारे कैंडिडेट्स ये बोलते हैं, एस्पिरेंट्स भी यही बोलते हैं कि आवर पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिव। तो इसमें क्या बच्चे ट्रस्ट नहीं दिला पाते माँ बाप को कि हम कर सकते हैं, या वो बात ही नहीं करते? बहुत बच्चे होते हैं बताते ही नहीं है, डिस्कस ही नहीं करते खुल के। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे कि बच्चों को डिस्कस करना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, पूरा क्लियर रहना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से तो रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। लेकिन कई बार पेरेंट्स भी, क्योंकि पेरेंट्स एक डिफरेंट जनरेशन को बिलोंग करते हैं। आज की जनरेशन एकदम डिफरेंट है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है। तो कई बार जनरेशन गैप इतना ज्यादा है कि शायद आपकी बात वो ना समझ पाए या आप उनकी बात ना समझ पाओ। राइट। तो ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है। जैसा मैंने कहा कि आदमी कोई मशीन नहीं है कि हर आदमी को पेरेंट्स को बताना चाहिए। सबके पेरेंट्स अलग है, सबके बच्चे अलग है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि क्या सिचुएशन है। अगर नहीं आपकी बॉन्डिंग है उस तरह की कि आप बता सकते हो, कई लोग सारी चीजें शेयर कर लेते हैं। कुछ लोग कुछ भी शेयर नहीं कर पाते हैं। बट कोई तो होगा, बट कोई तो रखना चाहिए सर, एटलीस्ट अपने आप बन जाता है। इट्स मतलब नेचुरल प्रोसेस। ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है कि मैं आज से इसको रख लेता हूँ। ये तो बस ये है कि अपने आप बन जाती हैं चीजें। बाकी कोई ना कोई
गुरु होना चाहिए। गुरु होना चाहिए, वो आपको अपने आप मिलेंगे, चाहे स्कूल टीचर हो, कॉलेज टीचर हो, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपकी फैमिली मेंबर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जिससे आप सारी बात बता सको, उससे शेयर कर सको कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है। और शायद वो आपको कुछ ऐसा गाइड कर पाए कि आप उसके बाद अपनी जिंदगी को सही ट्रैक पे ला पाए। सर जो आपके अब नेक्स्ट जनरेशन है, राइट, तो आप क्या चाहेंगे कि आप सिविल्स ज्वाइन करिए, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखो, या ये पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा? पर्सनल इंटरेस्ट पे तो डिपेंड करेगा ही। यस। पर एक चीज होती है कि जैसे जब मैं छोटा था तो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था सिविल सर्विस की तरफ। राइट। तो मेरा सपने की नहीं, लेकिन मैं उसे सारे एवेन्यूज सारे बताना चाहूंगा आने वाली जनरेशन को कि देखो इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। राइट। अगर तुम्हें सिविल सर्विस करना है तो फिर मैं गाइड कर सकता हूँ तुम्हें। यस। पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि तुम्हें वही करना है। वही करना है, राइट। इट्स लाइक कि हाँ, उनको इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं ज्यादा अच्छे बता सकता हूँ क्योंकि मैं इस सर्विस में हूँ। यस यस। अगर कोई फुटबॉलर बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, मुझे उस फील्ड का पता नहीं है, तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मैं कोई गुरु ढूंढूंगा या कुछ जो अच्छे से गाइड कर दे, अच्छे से गाइड करे। पर ये नहीं करूंगा कि अपने आप देख लो, अपने आप वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ फेरना हो गया। राइट राइट। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इतना समझता हूँ कि जो भी करना चाहो आपको उस चीज को समझना होगा, और एक गाइड आपको या तो आप ढूंढो, नहीं तो मैं ढूंढूंगा जो आपको पूरा उसका बताएगा, ताकि आप अपना फैसला सही ढंग से ले पाओ, रास्ता सही ढंग से चुन पाओ। राइट। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ सर ये मैं पूछ रहा था कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये रहता है कि हम मतलब तैयारी कर रहे हैं, अभी चल रही है हमारी तैयारी इस टाइप से, अब सिलेक्शन ना हुआ, चल यार ऐसे ही पेपर दे देते हैं एक बार, मेरा दोस्त भी दे रहा है मैं भी दे देता हूँ, राइट। इसी उससे सर मैं भी गुजरा हूँ, मैंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया सर, राइट। बट ये है कि वो ये ना, मेरे दोस्त ने साइंस ली, मैं भी साइंस ले लेता हूँ, उसने कॉमर्स ली, तो ये चीज़ सही है सर? क्या वो बच्चे वेस्ट नहीं कर रहे सर? आपको क्या लगता है कि वो सही है या बहुत ज़्यादा गलत है? वो चीज़ टाइम वेस्ट है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली वो एक एज का अफेक्ट होता है। एज एक एज ऐसी आती है जहाँ पर जो आपका दोस्त कर रहा है आपको लगता है वही ठीक है, वही ठीक है। वो क्लैट की तैयारी कर रहा है, आपको लगेगा क्लैट करते हैं लॉयर बन जाते हैं। तो इस चीज़ में क्या करना चाहिए सर? गाइडेंस, वही जैसे जो आप कर रहे हो चैनल पे, राइट। इस तरह के गाइडेंस पहले बच्चा ले ले, वरना हम बच्चों को कहें कि आप गाइडेंस लो। राइट राइट राइट। पर गाइडेंस सबसे मेन चीज है, हर चीज के बारे में बताना, उसके बाद वो अपना डिसीजन ले सके। और चीज को 6 महीने करके देखे, नहीं आ रहा तो दूसरी चीज को मूव करने में बिल्कुल वो कतराए ना। ये नहीं कि एक डिसीजन गलत हो गया तो अब उसी में पकड़े जाना है। राइट राइट। गलत हो गया ठीक है, सबसे गलती होती है, ऐसा कौन इससे गलती नहीं होती? गलती नहीं होती। पर अगर किसी भी एंड पे वो कहीं और जाना चाहता है, पर उसके पीछे गाइडेंस होनी चाहिए। गाइडेंस ये नहीं कि रैंडम डिसीजन हो, रैंडम डिसीजन कि आज दोस्त ये कर रहा था वो कर लेता हूँ। राइट राइट। पूरा सोचा समझा डिसीजन हो तो ही अपना रास्ता चेंज करे, या जिस रास्ते जाए तब जाए। राइट राइट। तो ये चीज़ें मतलब मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए, और जो आपने साइन वेव्स का बताया, अप्स एंड डाउन्स चलता रहेगा। और सर मैं बहुत ज़्यादा शौक हुआ कि जो आपने बताया कि 7 साल में इंजीनियरिंग, तो सर कोई जानेगा भी ना, तो उसको जो भी देख रहे हैं सबको देखो, एक लाइव एग्जाम्पल है, आफ्टर वेस्टिंग 7 years ऑल्सो सर कहाँ पर है। तो अंदर अगर आग हो तो आफ्टर वेस्टिंग 3 years, 4 साल तो इंजीनियरिंग हो गई नहीं, वो चीज़ हो गई, बट एक तरह से पूरा कंक्लूड अगर ओवरऑल हम देखें तो बहुत टाइम सर का ऐसे ही गया है। बट एक दिल में जुनून हो, आग हो, तो ऑब्वियसली हम उस चीज़ को क्रैक कर ही सकते हैं, राइट। और बहुत सारा सर यूथ है ना, वो इसी चीज़ में लगा है कि जल्दबाजी, तो जल्दबाजी पे क्या कहना चाहेंगे कि जल्दी से हो जाए, हम फटाफट सिलेक्ट हो जाए? वही जल्दबाजी ही कारण है फेलियर का। राइट। जल्दबाजी किसी चीज में होती ही नहीं है। आप कभी भी किसी भी बड़े सक्सेसफुल आदमी को देखोगे, कोई भी जल्दी सक्सेसफुल नहीं हुआ। हो सकता है कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा हो कि देखो मैं ये था और ये हो गया, आप मेरा ये वाला कोर्स ले लो, राइट, जल्दी हो जाएगा। जो आजकल हम देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, यस सर, राइट, सब के सब अपने पुरानी लाइफ दिखाते हैं। यस, कि मैं ये हो गया कि मैं पहले देखो बर्तन धोता था और आज मैंने फिर इतना सीख कर मैंने अपना ये करा तो मैं ये बन गया। राइट, मैं ये चीज आपको एक छोटे से कोर्स में दे सकता हूँ, राइट। मुझे आज तक एक भी आदमी नहीं मिला जिसने वो किसी भी तरह का कोई कोर्स कर शॉर्टकट मार और वहां तक पहुंच गया। कोर्स ले लेंगे क्योंकि वो तो हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं, राइट, वो हमें जल्दी से अट्रैक्ट करती है चीज कि यार ये कर लेंगे तो फटाफट से काम हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो मतलब सर आप हार्डवर्क करना चाहिए और अगर अच्छे से हार्डवर्क होगा शायद थोड़ा समय लगे, लेकिन आप एक अच्छी पोजीशन पर होंगे, आप उसको अचीव जरूर कर पाएंगे। तो आपने देखा सर कभी सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि अब मैं पहले ये करता था, अभी देखो मेरे पास गाड़ी, फ्लैट, बंगला। तो होता है कि आप मेरा कोर्स ले लीजिए, मेरा कोर्स ले लीजिए, आप मेरा कोर्स ले लीजिए और मैं चीजें इतनी आसान कर दूंगा आपके लिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं कोर्स दूंगा, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आपको लगता है बिना मेहनत ये सब सही हो जाएगा सर? तो वही कि ऐसा होता नहीं है, मुझे आज तक कोई नहीं मिला जिसने कोई कोर्स कर कुछ उतना बड़ा मुकाम हासिल करा। क्योंकि सर आज आप इस पोस्ट पे बैठे, इस चेयर पे बैठे, तो इसके पीछे भी
ईयर्स का, ईयर्स हैं, राइट, ईयर्स हैं। आज हम आपको इधर देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी 6 महीने की 1 साल की ये चीज है, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू गेन दिस पोस्ट, राइट। तो कोई ऐसा मैसेज जो आप यूथ को देना चाहें? देखो, आपने मुझसे सुसाइड की बात करी थी कि सुसाइड ज्यादा कर आजकल बच्चे फेलियर हो जाता है, सुसाइड की तरफ मूव कर जाते हैं। तो उसमें बस मैं चाहूंगा कि बच्चे इस चीज को देखें कि मेरे भी 3 साल खराब हुए थे इंजीनियरिंग में, जो कि बहुत ही अनकॉमन है। आपको शायद ही आज तक कोई ऐसा मिला होगा जिसने 3 साल इंजीनियरिंग खराब करी, उसके बाद दोबारा 4 साल इंजीनियरिंग करी है। तो उसके बाद भी अगर आज आपको लगता है कि मैं कुछ कर पाया हूँ, तो फिर तो आपको समझ जाना चाहिए कि सुसाइड इज नॉट द एंड, कि ऑप्शंस हमेशा रहेंगे। आप जिंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं, जरूरी नहीं सबको किसी एज में मिले, हो सकता है किसी को 5 साल बाद मिले, किसी को 10 साल बाद मिले, पर मिलती हैं चीजें। तो अगर आप बात करें तो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उनकी अगर आप स्टोरी पढ़े, तो उन्होंने कितनी बार इलेक्शन लड़ा, बार बार फेलियर फेलियर फेलियर, फिर एंड में ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट, और सबसे ज्यादा जिनका नाम है आज। तो इन सब कहानियों को सुनने के बाद और लाइव एग्जाम्पल अगर आपके सामने बैठे हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि सुसाइड इज एनी ऑप्शन, उसकी तरफ तो सोचना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। और सर आजकल आपको लगता है कि जो यूथ है वो गलत इन्फ्लुएंस हो जाता है बहुत जल्दी, जैसे आपने अभी हमने जिक्र किया कि ये कोर्स ले लो, आपको मेहनत भी नहीं करनी, तो लोग बच्चे उसके पीछे भागने लग जाते हैं कि यार मैं कमाने लग जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि बहुत गलत इन्फ्लुएंस फैलता जा रहा है डे बाय डे? एक्चुअली आई थिंक शॉर्टकट्स की आदत पड़ गई है। हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब से इतना ज्यादा जुड़े हैं, और सबकी लाइफ ओपन हो गई है। तो सबकी लाइफ का हमें दिखता है कि देखो इस पास तो गाड़ी है, ये है, तो हमें लगता है कि हमारे पास भी जल्दी होना चाहिए। तो उस चक्कर में मुझे लगता है बच्चे गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। उन्हें गाड़ी दिख जाती है, उसके पीछे का स्ट्रगल तो दिखता नहीं है, स्ट्रगल क्या है। तो वो स्ट्रगल पहचानना जरूरी है कि आसानी से कुछ नहीं होता है। हाँ, हो जाएगा, लेकिन मेहनत करने से हो। विदाउट हार्ड वर्क there is no success. Without hard work and without guidance there is hardly a success. right. So sir, बहुत ही अमेजिंग चीजें जो आज सर ने बताई हमें, बहुत अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू, लाइव एग्जांपल आपके सामने बैठे और मेरे सामने भी लाइव एग्जांपल बैठे, तो इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं हो सकती। आपके सामने सर ने साफ बता दिया, मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और आज मैं लाइव आपके सामने बैठा हूँ। तो ये सब चीजें सब बोलने की बातें हैं सर। आजकल फोन्स में भी शॉर्टकट हो गया, आप अभी फोन को बोलो कि कॉल दिस पर्सन, वो कॉल कर देगा, आपको उठाने की भी जरूरत नहीं है सर। फोन कान में एयरपोर्ट्स लगे, फोन अपने आप रिसीव हो जाएगा। तो सर ये चीज अफेक्ट कर रही है ना, हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट कर रही है। ये तो अच्छी चीज है। देखो, टेक्नोलॉजी कभी खराब नहीं होती है। टेक्नोलॉजी का उसको यूज करने का, टेक्नोलॉजी का मतलब ही ये है जो आपकी लाइफ को आरामदायक बना दे। टेक्नोलॉजी का मतलब ही वो है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इन्वेंशन होनी बंद हो जाएगी, पर उसका आप किस तरीके से यूज कर रहे हो। अब देखो, टेक्नोलॉजी है, कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन सिर्फ अपना यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब ईयरफोन की आपने बात करी, उसे लगा के लोग बुक सुन रहे हैं, राइट। कुछ लोग उस पे अपना मेडिटेशन कर रहे हैं, और कुछ लोग उस पे सिर्फ सीरियल देखे जा रहे हैं, मूवी देखे जा रहे हैं, नेटफ्लिक्स खत्म कर रहे हैं। तो वो डिपेंड करेगा आप टेक्नोलॉजी का यूज कैसे, बट टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज गुड, राइट। मैं तो यही समझता हूँ कि चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो या किसी भी सेक्टर में हो, करना चाहिए सही से। यूज उसका देखना जरूरी है। यूज मेन पर्पस उसका क्या है, और एकदम उसको यूज किस टाइप से कर रहे हैं वो चीज करें। और ये चीजें हमेशा से थी, जरूरी नहीं कि टेक्नोलॉजी अभी आज की डेट में है। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब लड़के बाहर जाके बैठते थे दोस्तों के साथ, राइट। अब उसमें भी दोस्त कोई कैसे चुनता है, कोई वो दोस्त चुनता है जो करियर को लेकर सीरियस है, या वो दोस्त चुनता है जिसके लिए बहुत ही केयर फ्री है और गलत आदतों में पड़ा हुआ है। तो चॉइस तो हमेशा आदमी के पास रही है, चाहे वो 18वीं सदी, 1800 सदी हो, या 1900 या 2000, हमेशा। और वो हमेशा रहेगी, 2100 में भी चॉइसेस रहेंगी। चॉइसेस हमें करनी है। सो सर, अभी मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, फ्यूचर क्या है सिविल सर्विसेज का? बहुत ब्राइट फ्यूचर है सर आगे, मतलब और अगर एस्पिरेंट्स आना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, भेड़ चाल में लगे पड़े हैं, हमें करना ही करना है, क्रैक करना है, तो मतलब है अभी भी, क्योंकि काफ़ी सारे जो प्राइवेट कंपनीज हैं देखा जाए सर, उसमें जॉब्स जा रही हैं लोगों की, किस लिए जा रही हैं? वो एआई आ चुका है आजकल, राइट, रोबोटिक्स आ चुका है। तो सर सिविल सर्विसेज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि आगे ब्राइट फ्यूचर है सर इसका, लगता है आपको? देखो, ब्राइट फ्यूचर से आपका क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ब्राइट फ्यूचर इन द सेंस सर कि अगर बच्चे आना चाह रहे हैं, अगर उनका एक टाइम को भी मन कर रहा है कि हमें इस तैयारी में लगना है, तो उनको प्रॉपर पहले कंफर्म करना चाहिए खुद से कि हाँ, कि मैं इस चीज के लिए बना हूं, मेरे को करना है ये चीज। हाँ, या आप ट्राई देके देख लो, क्या कहना? नहीं, ट्राई वाला कॉन्सेप्ट तो होना ही नहीं चाहिए, कंफर्म तो करना चाहिए। कंफर्म गाइडेंस, वही कह रहा हूँ, गाइडेंस। और आजकल तो इतना एक्सपोजर है, आपके सबकी लाइफ आपके सामने है, आप कहीं भी खोलोगे तो पूरी लाइफ पता लग जाती है। तो अगर आपको वो अट्रैक्ट करता है, आपको लगता है कि हाँ मुझे भी यही होना है,
तो ठीक है, फिर तब आप सिविल सर्विस की तरफ आए। अच्छा। ये सिविल सर्विस का किसी भी तरफ जाना हो, राइट, आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर्स की लाइफ को आप थोड़ा सा स्टडी करें कि लाइफ कैसी होती है, डेली लाइफ कैसे होती है, रूटीन क्या होता है, यस, और क्या सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। उसके बाद आप डॉक्टर बनना चाहिए, डॉक्टर बन जाए। यस, यस, इंजीनियर बन रहे हैं तो किस तरह का इंजीनियर आपको बनना है, बस पहले समझ लें, यस, राइट। बिना समझे सिर्फ दोस्तों के चक्कर में ना जाए। दोस्तों के मतलब खुद रिसर्च करना बहुत खुद जरूरी रिसर्च करें। हम सब ने यही गलतियां करी हैं, जो फ्रेंड्स करते थे हम वही कर जाते थे, पर एक टाइम पे समझ आया कि हर आदमी एक दूसरे से अलग है, अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग है, सबका माइंड अलग सबका है, माइंडसेट अलग है, राइट, सबका चेहरा अलग है, हाथ की रेखाएं अलग है, राइट, राइट, आवाज अलग है, हंसने का तरीका अलग है, राइट, रोने का तरीका अलग है। यस, यस, तो जब इतनी चीजें अलग है तो फिर एक जैसी डेस्टिनी कैसे हो सकती है? डेस्टिनी नहीं हो सकती, तो हमें समझना चाहिए कि सब अलग है और सबको अपना रास्ता खुद ही चुनना है। खुद ही चुनना। और सर कोई टाइम मैनेजमेंट को लेकर टिप्स देना चाहो आप कि होल डे को कैसे किस टाइप से एक एस्पिरेंट अपनी लाइफ में रखे, उसमें कितना फन है ऐड करे या क्या? सब तो अपने अकॉर्डिंग सर करते ही हैं, बट आपको क्या लगता है थोड़ा बहुत कि उसको फन भी रखना चाहिए, बाहर दोस्तों से भी मिलना चाहिए? क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ना कि एक कमरे में बंद हो जाओ बस पूरा दिन लगे रहो, एक लैंप लगा लो और लगे रहो। तो क्या लगता है सर आपको कि किस टाइप से रहना चाहिए शेड्यूल? देखो, शेड्यूल मैंने भी बहुत बार बनाया है, फॉलो नहीं हो पाया सर। 8 से 9 बजे तक ये करना है, 9 से 9:30 ब्रेकफास्ट करना है, और ये राइट। सब। और मेरे भी कई दोस्तों ने ही बनाया है, पर मुझे आज तक कोई नहीं मिला जिसने शेड्यूल एक हफ्ते से ज्यादा फॉलो करा। राइट, एक हफ्ता फॉलो होता है शेड्यूल। तो शेड्यूल के बजाय मैंने जो ऑप्शन सोचा था वो था कि डेली के गोल सेट करना। गोल सेट कर, जैसे अगर यूपीएससी की तैयारी करते थे तो मुझे लगता था कि आज मुझे हिस्ट्री के 3 ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं अच्छे से, यस, फ्रॉम दिस सोर्स। यस, राइट, अगर वो मेरे 4 घंटे में भी हो गए तो उसके बाद मैं एंजॉय करता था। एंजॉय कर, अगर वो नहीं हुए तो मैं 15-15 घंटे लगातार पढ़ लेता था। ओके, 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 तो इट डिपेंड्स ऑन दी कि आज मेरा टारगेट पूरा हुआ है कि नहीं। वो टारगेट लेके चलेंगे तो आप फ्री हो जाएंगे थोड़े से, यस, यस, आप बंधेंगे नहीं। अब बताइए, किसी ने शेड्यूल फिक्स करा कि 8 से 9 मुझे पढ़ना है, यस, पर 8 बजे उसको नींद आ रही है, यस, आंख खुल नहीं रही है, लेकिन वो पढ़ रहा है उसमें भी, तो उसको कुछ फायदा समझ तो नहीं आ रहा है। इससे अच्छा सो ही जाए। यस, बेटर है कि टारगेट रख ले टारगेट रख ले, कि आज मुझे इतना कवर करना है तो करना ही है, चाहे नींद पूरी हो ना हो। राइट। तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा कारगर है। बहुत अच्छी सर ने टिप दे दी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट को लेके सर बहुत स्टूडेंट्स आपको या, पता है, आजकल टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पाता। बहुत अच्छी टिप मिली है कि एक प्लान जो है, प्लान बी आपको इधर भी मिल गया। सर ने स्टार्टिंग से प्लान बी की बात कर रहे हैं, इधर भी आपको टाइम मैनेजमेंट में प्लान बी मिल गया कि अगर आप शेड्यूल कोई भी फॉलो नहीं कर पाता है, तो शेड्यूल फॉलो नहीं होता आपसे, तो आप क्या करो, सिंपली उसको गोल सेट कर लो अपने और उनको डेली अचीव करो कि आज मेरे को इतना पढ़ना है, ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद इस टाइप से। और सर ये होता है ना, जैसे आपने ये बहुत अच्छी बात की कि आंख खुल नहीं रही है तब भी पढ़े जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि बस मैं पढ़ूंगा तो वो तभी होगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा रॉन्ग है, इससे बेनिफिट कुछ नहीं होने वाला, तब भी नहीं मिलेगा आपको, सर को भी नहीं मिला था ना आप लोगों को मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा इससे। तो सर मैं अभी कुछ और जनरल क्वेश्चंस आपसे करना चाहूंगा जो एक आम बच्चे के माइंड में भी रहता है, वो किसी ऑफिसर को देखता है कभी क्या कि एक क्वेश्चन मैं आपसे वैसे ही करना चाहूंगा सर कि एक एसीपी होने के उस पे आप पे आपको क्या लगता है कि क्या एक आम आदमी की जिंदगी आपको अच्छी लगती है अब देखने में? यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल नाउ, राइट? जब आप ऑन ड्यूटी होते हैं तो आपको क्या लगता है कि यार मैं भी काश आम आदमी होता? ऐसा लगता है कभी यार कि जो चीज़ लोग आज़ादी से ये कर रहे हैं, मैं आज फ्री नहीं हूँ, अभी मैं ऑन ड्यूटी हूँ, कभी लगता है सर ऐसा थोड़ा? हाँ, ऐसा फीलिंग आना बहुत स्वाभाविक है, राइट। और आई थिंक जो भी कोई आदमी जॉब करते किसी भी काम में है, सबको कहीं ना कहीं 1-2 बार ये फीलिंग आती है कि देखो ये कितना फ्री है, राइट। और एक कहावत भी है इंग्लिश की कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड, राइट। तो कई बार ये फीलिंग भी आपको आएगी कि यार इसकी जगह ये कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। राइट। हो सकता है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसको लग रहा हो कि अगर मैंने यूपीएससी दे दिया हो तो मैं ज्यादा अच्छा होता। राइट। तो इट्स म्यूचुअल, वही समझने की बात है कि इट्स नेचुरल। अगर आपको ये चीज क्लियर है माइंड में तो फिर ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये फीलिंग आनी स्वाभाविक है, इसमें कोई बुरा मानने वाली फीलिंग, क्योंकि जब लाइन आपने वो चूज किया तो ऑब्वियसली वो चीज आना जरूरी है। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं पूछना चाहूंगा, ये थोड़ा फनी टाइप में भी हो सकता है कि सर क्या आप ठेले पे गोलगप्पे खाए हैं आपने? खाते हैं आज भी? बहुत ज्यादा। तो मतलब आपको जंक फूड अच्छा लगता है सर? नहीं, अच्छा जंक फूड अच्छा तो सभी को लगता है, जंक फूड भला ही अच्छा लगने के लिए है। होते ना फूडी होते हैं कुछ जो बाहर का फूड खाना बहुत पसंद होता है कि यार आज मोमोज खाते हैं, आज चाउमीन। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए जंक फूड बना ही अच्छा लगने के लिए है। राइट। और आप इसको जितना खाएंगे आपको ये उतना और अच्छा लगेगा। राइट। वो कहते हैं ना कि बुरी आदतें अपने आप को बढ़ाती है। अगर आपने एक बार भी खा लिया तो आपको लगेगा आप रोज ही खा सकते हैं। राइट। तो लेकिन हाँ, थोड़े हार्मफुल तो होते ही हैं, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ खाना। ओके। हाँ, कई बार अवॉइड करता हूँ। फेवरेट क्या जंक फूड है? बर्गर, पिज्जा, मोमोज,
चाउमीन, क्या सर क्या पसंद है आपको खाने में? बर्गर अच्छा लगता है मुझे। बर्गर अच्छा लगता है, लेकिन अब तो बहुत ही कम हो गया है। बहुत कम हो गया कि आगे जाके हेल्थ इश्यूज ना हो कोई, हेल्थ इश्यूज, और थोड़ा पुलिस में रहे तो थोड़ा सा हेल्थ को देखना ही पड़ता है। फिजिकल फिट रहना बहुत जरूरी है। राइट राइट। पहले ही बहुत मुश्किल होता है, टाइम नहीं मिल पाता है किस चीज के लिए। यस यस। तो कम से कम जंक फूड तो अवॉइड कर ही सकते हैं। बट अवॉइड करते वक्त सर आपको बुरा नहीं लगता कि यार मैं खा? एक्चुअली उस टाइम बुरा लगता है, पर जब अवॉइड कर देते हैं तो बाद में अच्छा लगता है। बाद में अच्छा लगता कि अच्छा हुआ अवॉइड कर दिया, बच गए। राइट राइट। सो मेन चीज ये है कि अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालना चाहिए। हाँ बिल्कुल। क्योंकि स्टूडेंट्स को इन चीज की जरूरत है कि सर वो जो तैयारी करते हैं चाहे किसी भी टाइम, वो ढाल नहीं पाते अपने आप को सिचुएशन से। तो एक और क्वेश्चन सर कि आप मतलब जैसे वेकेशंस पर जाते हैं या इस टाइप से, मतलब क्या वो लगता है आपको कि आपकी मतलब बहुत सॉर्टेड लाइफ लगती है कि हाँ वेकेशंस पे कभी भी निकल जाओ, या नहीं ये चीज़ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप बीइंग इन गवर्नमेंट सर्विस हो, बीइंग इन पुलिस डिपार्टमेंट हो, yes. तो आपको वेकेशन थोड़े से प्लान तो करने पड़ेंगे पहले, yes. ताकि उस टाइम का इमरजेंसी ना हो। अगर इमरजेंसी हो तो हो सकता है वेकेशन आपका कैंसिल हो जाए, ये भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी निकल जाओ। अब स्टूडेंट नहीं है, अब एक जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, और तो जिम्मेदार रहना भी जरूरी है। यस राइट राइट। सो सर जैसे आप शॉपोहोलिक हैं, मतलब शॉपिंग के बहुत ज़्यादा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। जैसे नई नई चीज़ें खरीदना या कुछ? नहीं, थोड़ा सा मैं टेक्नोलॉजी को लेकर हूँ। कोई टेक्नोलॉजी में कोई चीज़ नई इन्वेंशन होती है तो उसको मैं थोड़ा सा एक बार एक्सप्लोर करता हूँ, कि अगर मेरे काम की है तो मैं उसे ले लूँगा। तो सर आपको मतलब क्या चीज़, आपकी हॉबी क्या है? आप खाली टाइम में क्या पसंद करते हैं? रीडिंग, सिंगिंग, या गाने सुनना, या? मैं बुक्स सुन लेता हूँ। बुक्स सुनते हैं आपने जैसे पहले बताया। कभी कभी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, कभी ऑफिस दूर है घर से तो काफ़ी, तो ट्रैवल कर रहा हूँ या कहीं एरिया में जा रहा हूँ, तो उस टाइम कुछ नहीं है करने को, तो मैं बुक सुन लेता हूँ ईयरफोन लगाकर। कोई सर ऐसी बुक आप रेकमेंड करना चाहो जो सुननी चाहिए, लाइफ लेसन हो उसमें अच्छा, कोई ऐसी रेकमेंड करना चाहो सर आप? यस, एक बुक है एल्केमिस्ट। द एल्केमिस्ट। ओके। वो बहुत ही लाइफ चेंजिंग बुक थी। ओके। उसने एक्चुअली मुझे डेस्टिनी के बारे में बताया, जो आज मैं बात कर रहा था। यस। कि काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर किए उसने मेरी लाइफ के, जिसको लेके आज मैं थोड़ा पॉजिटिव भी रहता हूँ। टेंशन थोड़ा, ऐसा लोग कहते हैं कि मैं टेंशन कम लेता हूँ, तो मे बी वो बुक एक उसका रीज़न है। राइट राइट राइट। और अगर किसी को मूवी देखनी हो, अगर कोई खाली मूवी देखना चाहे, एक मूवी जिसे मैंने बार बार देखा है अपनी यूपीएससी के टाइम में, मतलब 100 टाइम देखा होगा। ओके ओके। क्योंकि वो बुक मुझे इंस्पायर करती थी। जब मुझे लगता था कि साइन वेव का ग्राफ नीचे वाला हो गया है, ओके, तो वो बुक मेरी हेल्प करती थी वापस ऊपर आने में। राइट राइट। वो सॉरी, मूवी हेल्प करती थी। उस मूवी का नाम था कुंग फू पांडा। राइट। अगर कहीं मौका मिले देखिएगा, इंग्लिश में देखिएगा, वर्ड टू वर्ड देखिएगा सबटाइटल्स के साथ। ओके ओके ओके। तो इट्स वेरी इंस्पिरेशनल, हर लाइन में एक इंस्पिरेशन दिखती है। जो सर एनिमेटेड है, कार्टून एनिमेटेड है, हाँ उसमें। राइट राइट। तो सर मतलब कोई ऐसी लर्निंग, कोई बेस्ट लर्निंग आपको लगी हो कि यार ये बुक्स में से मेरे को बहुत अच्छी लर्निंग मिली, कोई ऐसी लर्निंग रिसेंटली? हाँ, जैसे वही मैं अल्केमिस्ट का बता रहा था। यस। उसमें बेसिकली ये कि आपको डेस्टिनी तक तो पहुंचना ही है। यस। लेकिन डेस्टिनी आपको क्या क्या उसके लिए करवाएगी वो आपको समझना जरूरी है। हमें समझना लाइक अगर कोई कहता है कि अगर डेस्टिनी आईएएस बनना है तो किस्मत में होगा तो बन जाएंगे, राइट। पर उस आईएएस के लिए मेहनत जो करोगे वो भी डेस्टिनी ही करवाएगी आपसे। यस। आप ये नहीं कर सकते कि अगर बनना ही है तो मैं छोड़ के बैठ जाता हूँ, कि आप उसको छोड़ ही नहीं पाओगे। यस राइट राइट। डेस्टिनी आपसे मेहनत कराएगी आपको वो डर देगी डेस्टिनी, वो डर आपको मेहनत कराएगा, राइट। पर आपको वो मेहनत कराएगी, उसके बाद ही आप डेस्टिनी अचीव करोगे अपनी। यस। एंड सर अभी अगर मैं आपसे एक वैसे जो सामाजिक सवाल होते हैं, क्या आपको लगता है कि लोगों में अभी लैक ऑफ नॉलेज है लॉ को लेकर, अपने राइट्स को लेकर? लगता है आपको? जैसे मैंने देखा कि आप पब्लिक मीटिंग्स भी करते हैं, हाँ। ताकि उनको आप जान पाए उनकी प्रॉब्लम्स, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, उनको बता पाए कि ये करो वो करो। तो क्या लगता है आपको, लैक ऑफ नॉलेज है अभी भी? बहुत लैक ऑफ नॉलेज है। ओके। और मतलब हम लोग भी और काफ़ी अलग डिपार्टमेंट्स भी कोशिश कर रहे हैं लगातार, ओके, कि सबको अपने राइट्स का पता लगे, सबको नॉलेज का पता लगे, राइट। पर सोसाइटी है, हल्के हल्के चेंज आता है, राइट। एटलीस्ट अब कुछ तो लोग हैं जिनको पता हो रहा है, और एजुकेशन लेवल भी ज़्यादा बढ़ रहा है। एजुकेशन स्टैट्स भी अगर आप देखें तो लगातार राइजिंग पर है, राइट। तो ठीक है, अभी नॉलेज कम है, पर सारे डिपार्टमेंट्स कोशिश कर रहे हैं। एंड सर आजकल साइबर फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, उनको लेकर कुछ कहना चाहोगे आप? देखो, सोसाइटी नहीं है तो एकदम नई तरह का फिर क्राइम भी होगा। कल साइबर की जगह कुछ और आएगा, नया टेक्नोलॉजी, तो उसमें क्राइम होंगे। राइट। क्राइम तो पार्ट ऑफ सोसाइटी है, और बस हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए।
और देखो एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा सभी को कि साइबर क्राइम जब किसी के साथ होता है तो हम अक्सर उस आदमी का मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाते हैं, राइट। कि तूने OTP बता दिया है, तुझे देखना चाहिए था, तुझे इतना भी समझ नहीं आया कि ये फ्रॉड है, यस, राइट। या तूने लिंक क्यों क्लिक कर दिया, राइट। पर हमें समझना चाहिए कि वो उसकी बेवकूफ़ी नहीं है, ही इज़ द विक्टिम ऑफ क्राइम। विक्टिम ऑफ क्राइम। जैसे कोई राह चलते आदमी जा रहा है, उसके कोई चेन छीन के ले गया, ही इज़ अ विक्टिम ऑफ क्राइम। सिमिलरली अगर कोई साइबर क्राइम किसके साथ हुआ है तो इज अ विक्टिम ऑफ क्राइम, ये समझना जरूरी है। राइट। हमें समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है वो बेवकूफ है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। किसी के साथ भी हो सकता है। सर जैसे आपने ये चीज़ बहुत अच्छी बोली कि हम उस पर्सन का मजाक उड़ाने लगते हैं, जो चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, बट आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि हमें भी अवेयर हो जाना चाहिए कहीं ना कहीं? नहीं, अवेयर तो आप हो जाओगे। राइट। मान लीजिए आप आज की डेट में अवेयर हो गए, यस, फिर कल कोई नया क्राइम जनरेट हो गया, राइट। अवेयरनेस भी तो हल्के हल्के ही आती है। जब सोसाइटी में क्राइम बढ़ने लगा, लोगों को पता लगा कि इस तरह के क्राइम हो रहे हैं, राइट, तो हम भी सतर्क रहने लगे। राइट। पर आज से 10 साल पहले इतने हम भी कहाँ अवेयर थे। यस। फोन आया एकदम से, किसी को कोई भी डिटेल दे देनी है, राइट। तो हल्के हल्के अवेयरनेस लेवल बढ़ता है। राइट। पर दैट इज अ प्रोसेस, दैट इज हाउ सोसाइटी वर्क्स। हाँ सर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सोशल मीडिया आपकी लाइफ में किस टाइप से रोल प्ले करता है, कितना ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, क्या किस टाइप से यूज़ करते हैं, क्या यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, या एंटरटेनमेंट देखते हैं, क्या या आप भी नेटफ्लिक्स देखते हैं? एक ACP गवर्नमेंट ऑफिशियल नेटफ्लिक्स देखते हैं सर? हाँ बिल्कुल देखते हैं, शौक तो हमारे भी, शौक सबके Yes, होते हैं। वी ऑल्सो हैव, मतलब हमें भी मन करता है कुछ एंटरटेनमेंट के साधन हो, लेकिन हाँ हमारी कोशिश रहती है कि उसमें ज़्यादा टाइम ना दें। यस। ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में हमारे जो काम है वो छूट जाए, Yes, या जो हमारी प्रायोरिटीज है वो छूट जाए। राइट। पर यस, एंटरटेनमेंट तो लाइफ का पार्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। Right. नेटफ्लिक्स देखते हैं, अच्छी चीज़ें हैं, Yeah. सीखने को भी मिलता है, नई Right. चीज़ें। वो देखो, कोई भी नेटफ्लिक्स की सीरीज हुई, कुछ हो गई तो हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करेगी। यस। ऐसा तो आउट ऑफ द ब्लू कुछ नहीं आएगा। नहीं। तो जब उसे देखते हैं तो कई नई चीज़ें सीखते भी हैं उससे। राइट। सर एक माइंड में अभी क्लिक किया मेरे क्वेश्चन, अभी नेटफ्लिक्स की बात चली रही थी कि आपको कभी पिक्चर देखकर ऐसा लगा है कि सिंघम पिक्चर देखी क्या मैं ही हूँ ये, कभी ऐसा लगा, फील आया कि सर कि यार मतलब कि मैं ही हूँ ये, या ऐसा मेरे को भी ऐसा होना चाहिए, या मतलब इस टाइप से, मतलब कुछ ऐसा फील आया कि खुद को आपने इमेजिन किया हो पिक्चर के अंदर? नहीं नेवर, क्योंकि वो एक पिक्चर है। राइट। वो ये पुलिस में आके समझ आ गया कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस है। हालांकि कुछ मूवीज हैं, जैसे कि एक अरशद वारसी की मूवी आई थी शहर, वो बड़ी रियलिस्टिक मूवी थी। राइट। या कुछ नेटफ्लिक्स की सीरीज आई थी, एक आई थी दिल्ली क्राइम, वो बड़ी रियलिस्टिक थी मतलब। राइट सर। तो कुछ रियलिस्टिक जो सीरीज होती है उनमें अगर कोई ऑफिसर अच्छा पोर्ट्रे किया जाता है, या ऑफिसर का काम अच्छा लगता है, तो ऐसा खुद को मन करता है कि हमें भी ऐसा ऑफिसर होना चाहिए। राइट। सो सर जैसे आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि जैसे सिंघम आप देख रहे हो, ये लात मार के दरवाजा खोला जीप का और निकल रहे हैं एंट्री, और ये गॉगल्स पहन के, तो आपको लगता नहीं है उस टाइम, लगता नहीं है कि रियल लाइफ तो है ही नहीं है, ये एक रियल लाइफ ही है? लोग उसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको लगता है कि रियल ACP भी ऐसे ही उतरेंगे गाड़ी से, इस टाइप से साइड में गाड़ियाँ उड़ रही होंगी, गुंडे उड़ रहे होंगे, तो क्या ये ऐसा रियलिटी होता है सर? कहाँ होता है ऐसा? देखो, जब मैं मूवी देखने जाता हूँ ना कोई, यस, तो मैं पहली चीज सोचता हूँ कि मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए। राइट। मुझे मूवी अच्छी लगती है बाहुबली, RRR, यस, सिंघम वगैरह, क्योंकि रियल लाइफ तो हम जी रहे हैं रोज, राइट। तो अगर एंटरटेनमेंट जा रहे हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं फिर। राइट। तो अच्छा लगने दो कि गाड़ियाँ उड़ रही हैं, ठीक है, वो फिर एंटरटेनमेंट ही है, राइट। और उसको ऐसा एंटरटेनमेंट ही हमें लेना चाहिए। सो आप किस टाइप का सर पिक्चर्स देखना पसंद करते हैं? क्रिमिनल टाइप से, या किस टाइप की एंटरटेनमेंट, बहुत कॉमेडी पिक्चर्स, किस टाइप से देखते हैं? मुझको हिस्टोरिकल ड्रामास बहुत अच्छे लगते हैं। हिस्टोरिकल ड्रामास लाइक कोई वर्ल्ड वॉर 2 पे कोई बना हो। ओके। जैसे एक द शिंडलर्स लिस्ट, ओके, एक मूवी है हॉलीवुड की। राइट। या फिर एक अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स की सीरीज है वुमेन एट वॉर। राइट। उससे मुझे उस टाइम के कंडीशंस का पता लगता है। मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है कि उस टाइम कैसा होता होगा, कैसी दुनिया होगी, yes. कैसे लोग जीते होंगे, तो उस चक्कर में मैं हिस्टोरिकल ड्रामास बहुत प्रेफर करता हूँ। ओके। तो और बाकी सर आप जिस फील्ड से हैं, तो उस फील्ड की पिक्चर्स नहीं देखते आप, क्राइम से रिलेटेड की इधर ये हो गया, इधर हो गया, आपको? बिल्कुल, वो देखता हूँ मैं। लाइक अभी भोकाल एक सीरीज थी, वो देखा मैंने, और अभी एक और सीरीज आई है बिहार के ऊपर ही है, वो खाकी। यस, वो भी मैंने देखी है। तो वो तो प्रेफरेंस हमेशा रहती है, वो तो अपनी जैसे अपनी करियर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। एंड सर कभी ऐसा हुआ है कि आपने देखा कि यार इस बंदे ने तो ऐसे केस सॉल्व कर दिया, राइट, इसने ऐसे केस सॉल्व कर दिया, ये हो गया इसके लिए बहुत इजी, इस टाइप से आपने पिक्चर में कभी देखा हो, तो क्या देखकर कैसा फील होता है कि यार
नहीं ये चीज़ तो है ही नहीं, या कभी आपको सीख मिली है कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा ना लाइफ में, मैं इस तरीके से सॉल्व करूँगा, कभी कुछ लर्निंग मिली? नहीं बिल्कुल, हमेशा हमेशा मिलती है लर्निंग। ओके, देखो जो आप पिक्चर में देख रहे हो उनसे आप ये तो रिलेट कर ही सकते हो कि हाँ ये तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट। ये तो टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है, इस तरह से हम भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मैंने पहले भी कहा था कि जो भी सीरीज या मूवीज बनती हैं वो हमारी सोसाइटी को ही रिफ्लेक्ट करती है, राइट। तो उनसे कई बार कुछ चीज़ें अच्छी सीखने को ही मिल जाती है, सीखने को मिल जाती है, बल्कि हमेशा ही मिलती है। मैं तो कहता हूँ हर मूवी कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। मीन्स आपको लगता है कि अगर इसने चोरी का केस ऐसे सॉल्व किए तो हम भी कर हाँ, सकते मतलब ये अप्रोच हम हैंडल कर सकते हैं, ये अप्रोच हम लगा सकते हैं, क्या पता ये हेल्प कर दे इस केस में भी, हेल्प कर दे। राइट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा टाइम देने के लिए, और इतने जो आपने प्लान बी, साइन वेव्स, एग्जाम्पल के थ्रू सर आपने गाइड किया, बहुत इजी वे में सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा गाइडेंस मिला होगा सर के थ्रू, और जो जो चीज़ें सर ने टिप्स बताई हैं उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, मोटिवेशनल बहुत जगह मिल रहा है, बहुत जगह मोटिवेशन मिल रहा है, बट इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे बच्चे। तो क्या लगता है कि यही फेलियर का रीज़न है? बच्चे सिर्फ मोटिवेशन ले लेते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं करते उसको लाइफ के अंदर। 2 दिन मोटिवेशन रहता है, पंप भरते हैं, उसके बाद खत्म। तो ये लगता है मतलब मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रास्ता मुश्किल होगा, राइट। हम रास्ता भी आसान चाहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यस कि अगर इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल हो रहा है तो हम सोचते हैं यार बहुत मुश्किल है। यस, ये हमें क्लियर होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल होगी ही शुरू करने से पहले कोई भी काम को, कि ये रास्ता आसान नहीं होने वाला है, पर एंड रिजल्ट बहुत अच्छा है। राइट, राइट। तो अगर ये दिमाग में है और इस चीज़ को हम पहले से एक्सेप्ट कर ले कि अभी मजा आ रहा होगा इम्प्लीमेंटेशन में, पर 2 दिन बाद यही बोर्ड लगेगा, यही मुश्किल लगेगा। राइट। जो लोग 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, क्या उनको मजा थोड़ी आ रहा होगा? मजा थोड़ी ना आ रहा होगा। एक ही बुक्स को बार बार पढ़ने में, सेम प्रोसेस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, Right. पर उन्हें ये पता है जिस दिन क्लियर हो गया एंड रिजल्ट अच्छा है। एंड रिजल्ट अच्छा है। तो उसी तरीके से हमें कोई भी काम को अगर मोटिवेशन मिली है अच्छी बात है, इम्प्लीमेंटेशन सोच कर करनी चाहिए कि आसान नहीं है, आसान नहीं है, पर करना पड़ेगा, राइट, राइट। सो इतना अच्छा गाइडेंस दिया सर ने और इतना अच्छा टाइम दिया अपना, ये टाइम आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू करे, यही हमारी भी कोशिश रहती है, सर की भी कोशिश है, तभी सर ने टाइम भी दिया, सर ने इतना कॉपरेट भी किया सर के इतना बिजी शेड्यूल में। सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा गाइड किया, सभी स्टूडेंट को सो बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और आपने जिस हिसाब से प्लान्स बताए, स्ट्रैटेजीज बताई, क्योंकि आपने सर जिस हिसाब से बताया कि मैंने इंजीनियरिंग, यूपीएससी 2 बार क्लियर, सो सर कोई भी इजीली रिलेट भी कर सकता है, और एक लाइव एग्जांपल है आप लोगों के सामने। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड नहीं करते, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट अमेजिंग सेशन के साथ, तब तक के लिए तैयारी करते रहो रेगुलरली, और अपना रास्ता मत छोड़ो आप लोग, ठीक है? तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन हो कोई भी और कुछ, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डाल सकते हैं, और सभी एस्पिरेंट्स को शेयर ज़रूर करना, ताकि सबकी लाइफ में कुछ एक सर की कोई भी एक वैल्यू ज़रूर ऐड हो सके और उस एस्पिरेंट की लाइफ चेंज हो सके, राइट? तो इसी के साथ हम लेते हैं अलविदा। सर 2 लाइन अगर कोई हमारे लिए बोलना चाहे, हमारे चैनल के लिए। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, और जैसा कि मैंने कहा कि सबको आजकल गाइडेंस की ही लैकिंग है, राइट। गाइडेंस नहीं मिल पाता है, Right. हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए घर से, राइट, हो सकता है कोई रास्ता भी चुन ले, लेकिन गाइडेंस नहीं मिल पाता। राइट। तो अगर आप गाइडेंस प्रोवाइड करवा पाए हर फील्ड की, Yes. जरूरी नहीं यूपीएससी की, Right. इवन फॉर बिजनेस, स्टार्टअप्स Right. एंड एजुकेशन, हेल्थ, किसी भी सेक्टर में कोई जाना चाहे, राइट, आप गाइडेंस दे पाए, तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा योगदान होगा आपका समाज के प्रति, राइट। और लोग वाकई में आपको अप्रिशिएट करेंगे, और लोगों की लाइफ जब बदलेगी तो आपको खुद से बहुत अच्छा लगेगा। राइट, राइट। सो आप सबको अब मिल गया, सारे जवाब मिल गए सर के थ्रू कि किस तरीके से क्लियर करना है, क्या करना है। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा टाइम देने के लिए। थैंक यू आपका।